नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शन हैं वो तो कंडक्ट करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लोकल बॉडी इलेक्शंस जैसे गांव में सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या फिर शहरों में म्यूनसिपल बॉडीज़ के जो इलेक्शन हैं ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। इशू का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। पिछले महीने की बात है, आंध्र प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर थे एन रमेश कुमार। एन रमेश कुमार ने क्या किया, कोविड-19 की महामारी के चलते लोकल बॉडी इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया। मैं फिर से बोलता हूं, ये पिछले महीने की बात है। आंध्र प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार ने लोकल बॉडी इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि कोविड-19 की महामारी है, इसलिए लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करवाए जा सकते। लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस डिसीजन का विरोध किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा, पहली चीज़, आपने हमारे साथ कंसल्ट नहीं किया, इन लोकल बॉडी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाए या फिर ना करवाया जाए, कम से कम आपको सरकार के साथ ये कंसल्ट करना चाहिए था। ये भी आरोप लगाया गया आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा कि ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं एन रमेश कुमार, इनको पिछले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा अपॉइंट किया गया था, इसलिए ये उन्हीं के कहने पर काम कर रहे हैं। आरोप ये भी लगाया गया रूलिंग पार्टी के द्वारा, चंद्रबाबू नायडू को डर ये है अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो स्वीप कर दिया जाएगा रूलिंग पार्टी के द्वारा, यानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसी वजह से चंद्रबाबू नायडू ने एम रमेश कुमार को बोला कि अभी आप इलेक्शन मत होने दीजिए। चूंकि एन रमेश कुमार को चंद्रबाबू नायडू ने अपॉइंट किया था, इसलिए एन रमेश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू की बात मान ली। ऐसा आरोप लगाया गया जगनमोहन रेड्डी और उनकी पार्टी के द्वारा। इसके बाद देखो, जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने लोकल बॉडी इलेक्शंस को पोस्टपोन किया तो इस डिसीजन के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को फिलहाल के लिए डिफर कर दिया। मतलब कहा बाद में इस पर फैसला करेंगे, अभी वैसे भी इलेक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि कोविड-19 की महामारी है। बट अभी क्या हुआ है, अभी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी है। आंध्र प्रदेश में गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate किया। ध्यान से सुनिएगा, आंध्र प्रदेश में जो सरकार है वो एक ऑर्डिनेंस लेके आई। ऑर्डिनेंस में प्रोविजन ये था, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल है वो 5 साल के बजाय 3 साल होगा। और दूसरा बदलाव ये किया गया, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज कर दी गई। पहले क्वालिफिकेशन ये थी कि पर्सन को प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर उससे बड़ी रैंक का होना चाहिए, तब जाकर उसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है। लेकिन अब क्वालिफिकेशन ये कर दी गई कि अगर कोई पर्सन हाईकोर्ट का जज रहा हो तो उसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है। अब देखो, ऑर्डिनेंस की सहायता से ये 2 बदलाव कर दिए गए, तो फिर एन रमेश कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा समय का बिता चुके हैं वो एज ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरा ना ही उन्होंने हाईकोर्ट के जज के तौर पर काम किया है। तो दोनों ही कंडीशंस जिनका प्रोविजन अभी ऑर्डिनेंस में किया गया है फुलफिल नहीं की जाती हैं एन रमेश कुमार के द्वारा, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर थे, तो उन्हें अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने छोड़ भी दिया है। बट देखो, आपके माइंड में अभी एक बात जरूर आई होगी कि मैंने तो लक्ष्मीकांत में ये पढ़ा है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है उसी तरीके से जैसे हाईकोर्ट के एक जज को रिमूव किया जा सकता है। और दूसरा, आपके मन में ये भी आया होगा कि मैंने तो ये पढ़ रखा है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की सर्विस की जो कंडीशंस हैं वो अपॉइंटमेंट के बाद इस प्रकार से नहीं चेंज की जा सकती जिससे जिनको अपॉइंट किया गया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर उनको नुकसान हो। जबकि देखो, अभी सर्विस कंडीशंस चेंज की गई हैं
और अपॉइंटमेंट के बाद चेंज की गई हैं। 3 साल ही हुए थे, 5 साल नहीं हुए थे, और इस प्रकार से चेंज की गई हैं कंडीशंस कि उनका कार्यकाल तो खत्म ही हो गया है। यह सब लिखा गया है संविधान के आर्टिकल 243 में। तो कहने का मतलब देखो ये है, आंध्र प्रदेश में ऑर्डिनेंस की सहायता से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से हटाया गया है। ये गलत है, ये इल्लीगल है। अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट रूप से काम ही नहीं कर सकेगा। जब मर्जी आएगा स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से हटा देंगे, इस प्रकार से ऑर्डिनेंस की सहायता से। एक बात ये नहीं समझ में आती, देखो ये जो बेसिक चीजें हैं ये तो मतलब सभी यूपीएससी एस्पायरेंट्स को पता होती हैं, क्या इनको नहीं पता होती क्या जो सरकार चलाते हैं? इसका आंसर देखो ये है, इनको सब पता होता है। ये एक्चुअल में चालाकी करते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार को जिसने भी एडवाइस या फिर सजेस्ट किया होगा कि आप ऑर्डिनेंस लेकर आ जाइए, एक इसी प्रकार की जजमेंट है 2007 की इलाहाबाद हाई कोर्ट की। नाम है जजमेंट का अपारमिता प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल अगर समाप्त किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है उनको उनकी पोस्ट से रिमूव किया गया है। तो जिसने भी एडवाइस किया होगा आंध्र प्रदेश की सरकार को, उनके जहन में ये जजमेंट होगी, लगा होगा कि जिस प्रकार से ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया था इस जजमेंट को, तो शायद हम भी बच जाएंगे। बट देखो आर्टिकल में कहा जाता है 2007 की ये जो जजमेंट थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल को खत्म करना रिमूव करने के बराबर नहीं है, ये जजमेंट गलत थी। जैसा पहले मैंने आपको बताया, अगर देखो इस जजमेंट को सही मान लेते हैं, फिर तो ये जो बातें लिखी गई हैं आर्टिकल 243 में, इनका तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है। समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट को उसी समय इस जजमेंट को स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए था, बट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। लेकिन अब जबकि ये आंध्र प्रदेश वाला इशू जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ऐसी उम्मीद बहुत कम है सुप्रीम कोर्ट में ये इशू टिक पाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन कर देगी, क्योंकि देखो एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है जस्टिस का, जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते उस काम को आप इनडायरेक्टली भी नहीं कीजिए। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को आप नहीं हटा सकते, साफ साफ लिखा हुआ है 243 में आपको हटाना है, तो वही तरीका फॉलो करना होगा जिसके थ्रू आप हाईकोर्ट के जज को रिमूव करते हो। और वो तरीका क्या है? वो तरीका दिया हुआ है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। लोकसभा है तो 100 MPs का एक मोशन देना होगा, अगर राज्यसभा है तो 50 MPs एक मोशन देंगे स्पीकर को या फिर चेयरमैन को। अगर मोशन एक्सेप्ट होता है तो 3 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की जाएगी जज पर लगे चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और बाद में अगर कमेटी को लगता है कि जज ने गलती की है, मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का आरोप जो जज पर है वो बिल्कुल सही है, तो उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है रिमूवल मोशन दोनों हाउसेस को। तो ये तरीका है किस प्रकार से हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना था तो यही तरीका अपनाना चाहिए था, बट अब जो तरीका अपनाया गया है वो गलत है, ये इल्लीगल है। देखना ये होगा, अभी तो मामला हाईकोर्ट में है, आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट में। हो सकता है कि आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ही इस ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन कर दे, अदरवाइज फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आंध्र प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उनकी पोस्ट से हटाने से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।